हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैटर, मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसको शुरू करेंगे। सबसे पहली बात आती है मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैटर। मैटर तो आप समझते हो, जो मास स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसका मास होता है, वो मैटर होता है, पढ़ा है केमिस्ट्री में आपने। मैग्नेटाइजेशन जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाए। तो बात आती है कैसे, क्या होता है इसके अंदर। तो देखो, हम अगर बात करते हैं बार मैग्नेट की, बार मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल होता है ना। बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक डाइपोल है। अगर मैं बात करूं करंट लूप, तो करंट लूप भी डाइपोल है। मेरी बात समझ रहे हो? करंट लूप समझते हो ना, करंट कैरिंग कंडक्टर, बार मैग्नेट। तो ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, मैग्नेट डाइपोल। इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नेटाइजेशन के लिए बेसिक चीज क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल होना जरूरी है। तो मैटर की अगर बात करते हैं तो बेटा मैटर क्या है? सब चीज किससे मिलके बनी है? एटम से, हाँ या ना। मैटर है तो एटम्स है, और अगर एटम्स है तो ईच एटम में क्या होता है? बोलो। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट होते हैं। बोलो, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, हाँ या ना। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो इसकी वजह से करंट भी होगा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। और अगर ये करंट लूप की तरह बिहेव करेगा तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। हाँ या ना। एक ऑर्बिट है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है ना, ऑर्बिटल मोशन होगा इलेक्ट्रॉन का। एक बात और बता दूं यहाँ पे आपको, इलेक्ट्रॉन जो है इसका ऑर्बिटल मोशन है और स्पिन मोशन है। ये क्या होता है? अगर एक लूप में इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसको ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे घूमता है, जैसे ये ऐसे घूम रहा है ऑर्बिटल मोशन, और एक ही जगह पे घूम रहा है तो स्पिन मोशन। तो ये गोल घूमता घूमता ऐसे जाता है, तो स्पिन प्लस ऑर्बिटल दोनों मोशन होते हैं इसके। क्लियर? तो सबसे पहली बात आती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है इसका। इसका मतलब कोई भी सब्सटेंस होता है, कोई भी मटेरियल है या मैटर है, उसमें एटम्स होते हैं, और एटम में जो ऑर्बिट्स हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। इसका मतलब हर एटम में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। इसका मतलब उसका मैग्नेटाइजेशन हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? उसका मैग्नेटाइजेशन हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करें तो क्या, देखो, अगर हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो कोई भी सब्सटेंस है, क्या वो किसी सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है? नहीं करता। इसका मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो सभी के अंदर है, लेकिन वो किसी को अट्रैक्ट नहीं करता, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी नहीं आती। क्यों? देखो, इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड orbits of all electrons have dipole moment, magnetic dipole moment। मतलब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किया, सभी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, उसके ऑर्बिट्स की वजह से डाइपोल मोमेंट होगा, बट दे कैंसिल आउट इन पेयर्स। वो सारे पेयर्स में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए कोई भी सब्सटेंस हो, आयरन, निकल, कोबाल्ट, कुछ भी, किसी भी टाइप का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता, चाहे अंदर कुछ भी हो रहा हो, ठीक है ना। ठीक है भाई, लेकिन डाइपोल मोमेंट सभी में होता है, कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बताएं, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होगा? ध्यान से देखो। नंबर 1, एटम्स हैविंग नॉन जीरो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट।
एटम्स या ऑर्बिट्स भी कर सकता हूं मैं, उन एटम्स के ऑर्बिट्स हैविंग नॉन जीरो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड कॉज मैग्नेटाइजेशन, ठीक है ना। मतलब एटम्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट में नॉन जीरो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो अलाइन हो जाते हैं फील्ड की डायरेक्शन में और मैग्नेटाइजेशन शो करते हैं। मतलब सब्सटेंस बिकम्स मैग्नेट। इस कैटेगरी में कौन से मटेरियल आते हैं? पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। इसमें कौन से आते हैं? पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अच्छा, दूसरी अगर बात करें क्या, एटम्स whose orbits have zero dipole moment, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, समझ गए ना। मतलब कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन की वजह से जीरो होता ही नहीं है उनका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन की वजह से वो कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोसेस अराइज होता है, न्यू प्रोसेस। क्या? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डिस्टॉर्ट समझे, तोड़ना या डिस्टर्ब करना, डिस्टॉर्ट द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल मोशन को डिस्टॉर्ट करता है, इसका मतलब उसका ऑर्बिट छोटा या बड़ा कर देता है, चेंज कर देता है। एंड कॉजेज मैग्नेटाइजेशन या कॉजेज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब वो एटम्स, वो सब्सटेंस जिनके अंदर डायपोल मोमेंट जीरो होता है, तो एक्सटर्नल फील्ड क्या करता है? एटम्स के ऑर्बिट को डिस्टॉर्ट करता है और उसके बाद उसमें डायपोल मोमेंट को प्रोड्यूस करता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट, ठीक है। और इस टाइप के सब्सटेंस कहलाते हैं डायामैग्नेटिक। नाम सुना होगा, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो कुछ बेसिक बातें समझ में आ गई। हमारे पास मटेरियल 3 टाइप के होते हैं, पहला डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है ना, जिनका अपना डायपोल मोमेंट होता है और फील्ड में रखने के बाद वो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, वो पैरा फेरो। और जिनमें नहीं होता और अपोजिट आ जाए उनमें डाया। डिटेल में पढ़ेंगे इनको बाद में। अभी बेसिक बातें बताइए आपको कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और हर एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक डायपोल बनाता है। अब उनकी वजह से ऐसा होता है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है और कुछ नहीं है। ये बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए थी, ये सारी बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए थी। डिटेल में डाया, पैरा, फेरो हम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद आती है बेसिक टर्म्स इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में कुछ बेसिक टर्म्स यूज होती हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए हम यूज करेंगे। जैसे सबसे पहली बात आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होना, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तीनों एक ही चीज़ है, बी। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड को ही मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। क्लियर? व्हेन अ सब्सटेंस मैग्नेटिक मटेरियल, जो आगे पढ़ेंगे डाया, पैरा, फेरो, जनरली यहाँ पे पैरा या फेरो की बात हो रही है। व्हेन ए मैग्नेटिक मटेरियल इज
प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल लाइक सोलेनोइड। पता है ना, सोलेनोइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने अंदर, ठीक है। तो जब एक सब्सटेंस को, मान लो आयरन रोड को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, देन इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ या ना, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाती है। जैसे ये सोलेनोइड है, इसके अंदर एक आयरन रोड रखी है मैंने, तो इसकी लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा और वो फील्ड की डायरेक्शन में आएगा। तो इस रोड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो दो टाइप का आएगा, ठीक है। एक तो बी नॉट एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, एक बी मैग्नेटाइजेशन, जो रोड का मैग्नेटाइजेशन होगा उसकी वजह से, ठीक है ना मेरी बात समझ, क्योंकि इसके अंदर डायपोल थे और वो डायपोल्स सारे एक्सटर्नल फील्ड की वजह से एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए, तो उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया। एक एक्सटर्नल फील्ड इसके अंदर जा रहा है उसकी वजह से आया, हालांकि इसको डिस्कस करेंगे बाद में। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आया उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मेरी बात समझ में आ गई। सो द फील्ड produced inside the material is magnetic field, और मैग्नेटिक इंडक्शन जो इसके अंदर आया वो मैग्नेटिक इंडक्शन है। मेरी बात समझ में आ गई, या फ्लक्स डेंसिटी है। ओके, सिंबल क्या होता है इसका, बी, पता है हम लोगों को, पीछे पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड। यूनिट की अगर बात करें तो क्या होती है बेटा, टेस्ला, टी, और वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये वही मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने पीछे पढ़ा हुआ था, लेकिन इसको फिलहाल मैग्नेटाइजेशन की फॉर्म में पढ़ा। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, किसी स्पेसिमेन को, किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा और उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाए, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन। ओवरऑल किसी सब्सटेंस के जो मैग्नेटिक डायपोल्स हैं, जो रैंडमली ओरिएंटेड हैं, जो होते हैं लेकिन नेट कैंसिल हो जाते हैं, तो वो एक ही डायरेक्शन में आ जाना, क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटाइजेशन। क्लियर है ना। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद देखो नंबर 2, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। H, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। It is the external magnetic field, ये बाहर का मैग्नेटिक फील्ड है, which magnetize a substance, जो किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करता है, लाइक सोलेनोइड। अभी हमने पढ़ा था ना, एक सोलेनोइड के अंदर हमने रोड को रखा, तो वो एक्सटर्नल फील्ड है जो किसी को मैग्नेटाइज करे, ठीक है। फॉर सोलेनोइड, सोलेनोइड क्या होता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। बी इक्वल टू म्यू नॉट, इसको क्या मान लेता हूँ मैं, एच, ठीक है। और यही एच है वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक है, यही एच होता है। तो एच क्या हो जाएगा भाई, एन आई। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये क्या होता है भाई, करंट, या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट। तो एक टर्न में करंट है, सभी में होगा, तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट को क्या बोलते थे, नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स। बात समझ में आ गई, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि भाई ये क्या होता है। एक्सटर्नल फील्ड जो किसी को मैग्नेटाइज करता है, सिंपल भाषा में बात करें वो एच होता है। अब एच की यूनिट की बात करें तो भाई एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स तो कुछ नहीं है, पर यूनिट लेंथ मीटर। करंट क्या होता है, एम्पियर। तो ये क्या हो गया, एम्पियर पर मीटर, हाँ या ना, ठीक है। एच क्या होता है, एम्पियर पर मीटर, क्लियर। एच क्या होता है, एम्पियर पर मीटर। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ क्या था, सोलेनोइड के अंदर वैक्यूम था फॉर मीडियम। मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, B इक्वल टू म्यू एच। B इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एच। और म्यू नॉट क्या होता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, समझ रहे हो ना। और म्यू क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। कोई मीडियम आ जाए उसके, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था एप्सिलन नॉट एप्सिलन, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, याद आ रहा है ना, सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है भाई। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जो किसी में इंड्यूस होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन। और मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो किसी को मैग्नेटाइज करे, यूनिट दोनों की अलग अलग है, उसकी टेस्ला थी, इसकी एम्पियर पर मीटर है, ठीक है भाई। इतनी बातें समझ में आ गई। इसके बाद अगर बात करूँ मैं नंबर 3, ठीक है, इसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी से, मैग्नेटिक इंटेंसिटी से अलग है, वो अलग चीज़ थी, ये अलग है। ये क्या होता है, एक सब्सटेंस जिसको हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, वो खुद कितनी आसानी से उसमें मैग्नेटाइज होता है। बाहर का फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है वो तो उसको मैग्नेटाइज करेगा ही, वो खुद कितना इजीली हो जाता है वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, m वॉल्यूम v। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, पोल स्ट्रेंथ इनटू में डिस्टेंस, और वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, एरिया इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कैंसिल, तो इंटेंसिटी क्या आ गई, पोल स्ट्रेंथ डिवाइड बाई एरिया। ये क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ, दिस इज एरिया, हाँ या ना, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन समझ में आ गया। यूनिट की अगर मैं बात करूं तो पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, एम्पियर मीटर, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल, दिस इज एम्पियर पर मीटर। ध्यान देने वाली बात ये है, I एंड H, H क्या था, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, हैव सेम यूनिट। अभी अभी हमने पढ़ा दोनों की यूनिट क्या है, सेम, क्लियर। सेम डायमेंशन, डायमेंशन भी दोनों का क्या होगा, सेम। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। हर सब्सटेंस के अंदर डाइपोल मोमेंट होता है, रैंडमली ओरिएंटेड होने की वजह से कैंसिल हो जाता है। तो एक्सटर्नल फील्ड में रखने के बाद जो डाइपोल मोमेंट अलाइन हुए वो यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से कितने हुए, जितने ज़्यादा डाइपोल्स होंगे अलाइन उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वहाँ यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से। यूनिट वॉल्यूम में जितने ज़्यादा डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होंगे या जितना डाइपोल मोमेंट आएगा उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। और ये एक सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आयरन है, एल्युमिनियम है, तो आयरन में मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू आयरन, मेरी बात समझ रहे हो ना। तो उसकी वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आयरन में ज़्यादा होगा। तो ये एक मैग्नेटिक मटेरियल, एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है कि वो खुद कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज होता है, मेरी बात समझ रहे हो। तो डाइपोल मोमेंट का मतलब उसके अंदर डाइपोल मोमेंट कितना अराइज होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाता है, ठीक है ना। होता तो है ही पहले से, फील्ड की डायरेक्शन में कितना अलाइन होता है, क्लियर। और अगर मान लो डायमेटिक सब्सटेंस है उसमें तो अराइज करना पड़ता है, पहले जीरो होता है, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, आपको ध्यान रखनी है, बस यूनिट ध्यान रखनी है, पेपर में कई बार पूछ लेते हैं। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई। इसके बाद देखो नंबर 4, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी
म्यू जो मैंने अभी बताया था, मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। इसको अगर मैं डिफाइन करूं, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक इंडक्शन बोलो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैग्नेटिक इंडक्शन इन अ मटेरियल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कौन सा था? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। अरे हाँ या ना? व्हेन अ सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब एक सब्सटेंस से एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाएगा तो रेशियो होगा ये, कैसे? म्यू इक्वल टू बी मैग्नेटिक इंडक्शन और बाई एच, हाँ या ना? और पीछे मैंने अभी बताया था बी इक्वल टू म्यू एच, तो वही बात है, नई चीज़ नहीं है, ठीक है। अब म्यू अगर यूनिट की बात करें तो क्या होगा बेटा? बी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। एच क्या होता है? एम्पियर पर मीटर। वेबर पर मीटर स्क्वायर इनटू में एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, मीटर घूम गए ऊपर, एम्पियर नीचे, मीटर से मीटर कैंसिल, क्या आ गया? वेबर पर एम्पियर पर मीटर। अगर आपको याद हो तो पीछे डिस्कस किया था हमने, म्यू की यूनिट यही होती है, वेबर पर एम्पियर पर मीटर, और लास्ट लेक्चर से मैंने आपसे कहा था आगे प्रूव भी करेंगे, तो प्रूव भी हो गया, ठीक है ना। म्यू मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है? ये होती है, बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। यहाँ जरा सोच के देखो, एक्सटर्नल फील्ड एच, बी एक सब्सटेंस के अंदर फील्ड आया, एक सब्सटेंस के अंदर जितना ज़्यादा फील्ड आएगा उतना ही म्यू ज़्यादा होगा, इसका मतलब अपने अंदर से उतनी लाइनें ज़्यादा पास करवाएगा। एक सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर से जा रहा है और वो डाइपोल को अपनी डायरेक्शन में अलाइन करवा रहा है। सोचो, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सब्सटेंस के अंदर गई और वो लाइंस सभी डाइपोल को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही हैं, जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगी उतना ही ज़्यादा डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। तो म्यू जितना ज़्यादा होगा बी उतना ही ज़्यादा होगा, या बी जितना ज़्यादा होगा म्यू उतना ही ज़्यादा होगा। तो हर सब्सटेंस का म्यू मैग्नेटिक परमेबिलिटी अलग अलग होती है, जिसका म्यू ज़्यादा होगा उसका मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होगा। मेरी बात समझ रहे हो? जिसका म्यू ज़्यादा होगा उसका मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होगा। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक है, बात समझ में आ जाती है, ठीक है भाई। ये था मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इसके बाद रिलेटिव टर्म आती है एक, देखो नंबर 5, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, म्यू आर बोलते हैं इसको ना, रिलेटिव, जैसे एप्सिलॉन आर होता था रिलेटिव परमिटिविटी। तो बेटा म्यू आर क्या होता है? ध्यान दो, म्यू आर को दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, म्यू बाई म्यू नॉट। ये क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम टू मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस, जहाँ पे कोई चार्ज वगैरह ना हो, कोई एटम ही ना हो, पार्टिकल ना हो, कुछ ना हो, ठीक है। इसको हम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, बी बाई बी नॉट। ये क्या है? देखो, इट इज द रेशियो ऑफ, अदर डेफिनेशन है, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड, कुछ भी हो सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब किसी सब्सटेंस के अंदर ही होगा, ऑफ अ मटेरियल, या सिंपल बोलो, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम टू मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम। क्या मेरी बात समझ रहे हो? नहीं समझे? हमने किसी सब्सटेंस को इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा,
किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसके अंदर जो होगा वो बी होगा और बाहर जो है वो बी नॉट है। सब्सटेंस के अंदर जो फील्ड है वो बी है, बाहर जो है वो बी नॉट है, ठीक ना। वैक्यूम के अंदर जो है वो बी नॉट है एयर में और सब्सटेंस के अंदर जो है वो बी, तो इसका रेशियो बन जाएगा ये। हालांकि दोनों की यूनिट टेस्ला होती है, बोथ हैव यूनिट टेस्ला, सो म्यू आर इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है, ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी म्यू क्या होती है, म्यू आर क्या होती है, ये भी मुझे पता लग गया, ठीक है भाई, बहुत अच्छे, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ नंबर 6, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, काईएम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, काई, CHI। कुछ लोग चाई बोलते हैं, कुछ काई बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज़ वही है, ठीक है। ये क्या होती है, इट इज़ द मेजर हाउ इजीली a substance is magnetized in an external magnetic field। किसी एक्सटर्नल फील्ड में एक सब्सटेंस कितनी आसानी से मैग्नेटाइज होता है, अभी बताया था म्यू के बारे में, वही उसी टाइप की चीज़ है, तो ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो कैसे आता है, फॉर्मूले की बात करें, देखो काईएम इक्वल टू I/H, ठीक है। कुछ बुक्स वाले क्या बोलते हैं, I प्रोपोर्शनल टू H, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मेरी बात समझ रहे हो, I क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग फोर्स, और प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो काईएम आता है, तो काईएम क्या हो जाएगा, I/H। बात तो एक ही है। इन दोनों को देखा जाए तो दोनों की यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर मीटर, हाँ या ना, दोनों की यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर मीटर। तो I and H have same unit, so chi_m is unitless and dimensionless। chi_m जस्ट ये बताता है कोई सब्सटेंस कितनी आसानी से मैग्नेटाइज होता है, कैसे, I/H, I क्या था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कितनी ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन होता है, अभी बताया था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, जितना डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा सब्सटेंस में उतना ही I ज़्यादा होगा, ठीक है। डिवाइड बाई H एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो डिवाइड बाई H का मतलब इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सटर्नल फील्ड को कांस्टेंट कर दो, तो I जितना ज़्यादा होगा ये उतना ही ज़्यादा होगा। तो I एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, I इज प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, लिख सकता हूँ मैं, I इज प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस, एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, जितना ज़्यादा वो मैग्नेटाइज होगा उतना ज़्यादा डाइपोलमेंट होगा, उतना ही काईएम होगा, ठीक है ना। तो ये एक्सटर्नल फील्ड और मैग्नेटाइजेशन के बीच में रिलेशन देता है काईएम, मेरी बात समझ रहे हो, काईएम दोनों के बीच में क्या देता है बेटा, रिलेशन, ठीक है, ओके। तो काईएम के बारे में पता लग गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम अभी, ओके। I इज दिस, एक बार जेई ने इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था, क्या पूछ लिया था वो देखो, क्वेश्चन का नाम लिया, क्वेश्चन याद आ गया, जेई ने 2019 में पूछा था लास्ट ईयर, क्या, फॉर ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड,
मेरी बात समझ रहे हो? ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखना, ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी दी हुई थी 6 × 10⁻³ एम्पियर पर मीटर। इतनी बात समझ में आ गई? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज 20 × 10⁻⁻, इसको प्लस का लो, -6। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये दे रखा था, ठीक है। इसकी यूनिट ये भी हो सकती है जूल पर टेस्ला। कैसे? टाउ क्या होता है m×b, तो टाउ की जूल होती है और b की टेस्ला होती है। समझ रहे हो मेरी बात? कुछ भी हो सकती है, जूल पर टेस्ला लिखा मिलेगा बुक्स में, एक ही बात है। एम्पियर मीटर स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज दिस, फाइंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब आपके पास सॉल्यूशन करना है अपने को। क्या करना है? m = I/h, हाँ या ना? h अपने को गिवन है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी 6 × 10⁻³ ठीक है भाई। I निकालना है, तो बेटा I क्या होता है? डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और डाइपोल मोमेंट आपको क्या गिवन है? 20 × 10⁻⁻⁶, हाँ या ना? तो ये हो गया 20 × 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई वॉल्यूम। क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? 1 cm³। अरे हाँ या ना? और 1 cm³ क्या होगा भाई? 10⁻⁻⁶ m³। अरे बोलो, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर। दोनों साइड क्यूब करेंगे तो -6 हो जाएगा, पता है ना? ठीक है, तो ये 10⁻⁻6 हो जाएगा m³। अरे बोलो, वॉल्यूम आ गया। ये एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर? ओके, यूनिट वगैरह समझाने के लिए बताइए, कोई जरूरत नहीं। ये आ गया, तो आई मेरे पास कितना आ गया बेटा? 20 एम्पियर पर मीटर। आई आ गया, तो m क्या होता है बेटा? I/h। आई कितना है? 20। h कितना था? 6 × 10⁻³ तो ये आ गया 10/3, ऊपर जाके 10⁻⁻³ इसको सोल्व करेंगे, आएगा 3 3 जा 9 1 3 3 जा 9 1 0 3.3 कर सकता हूँ इसको, 10⁻⁻³ बोलो, ये मेरा आंसर आ गया। क्या इस टाइप से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं? ठीक है, क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो जेई ने बिल्कुल आसान सा सवाल पूछा था 19 में, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग देख सकते हो, कोई खास बात नहीं है। अब एक छोटी सी टर्म और रह गई हमारे पास, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और म्यू आर में क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन m एंड म्यू आर। ठीक है, एक सोलेनोइड है, इसके अंदर एक मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया। इस सब्सटेंस के अंदर जो फील्ड आएगा वो दो टाइप का होगा, एक तो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से और एक मैग्नेटाइजेशन की वजह से। मैग्नेटाइजेशन समझ रहे हो ना, बताया था अभी, BM। क्लियर? एक तो बाहर का फील्ड इसके अंदर जाएगा, एक खुद का मैग्नेटाइजेशन होगा। तो B0 क्या होगा? B0 तो होगा μ0H, और BM क्या होगा? μ0I। I क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, दोनों को फर्स्ट में अगर पुट करें तो क्या आ जाएगा? B = μ0H प्लस में μ0I। μ0H प्लस I मुझे आता है, μ0, एक काम करो यहाँ से H कॉमन ले लो, H कॉमन लेंगे तो 1 + I/h, ये भी बात समझ में आती है। μ0H 1 + I/h क्या होता है? m, क्योंकि आपको पता है m का फॉर्मूला क्या होता है? I/h। ठीक है, नाउ B = μH फॉर मीडियम। अगर किसी रोड को किसी फील्ड में रखा गया तो मीडियम है, मीडियम में क्या होगा? B μH। तो ये सेकंड मान लो, सेकंड क्या बन जाएगी? B की जगह तो μH
म्यू नॉट एच 1 प्लस काई एम, एच से एच कैंसिल, म्यू, ये म्यू है, म्यू नॉट नीचे ले आओ, 1 प्लस काई एम, म्यू बाई म्यू नॉट पीछे बढ़ा था हमने, अभी क्या होता है रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, दिस इज रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, यूज होगा आगे, अभी यूज होने वाला आगे ये, ठीक है बेटा। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी, रिलेशन थे, हमने आज पढ़े। हमने जैसे पढ़ा एक मैटर जो होता है वो कैसे मैग्नेटाइज होता है, और कुछ बेसिक टर्म्स जो आगे जाके यूज होने वाली हैं, बहुत ज़रूरी हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, जैसे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, उनकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, उम्मीद है। चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।